जापान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पैसिफिक समुंदर में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां से जहाज और हवाई जहाज भी गुजरने से कतराते हैं। आखिर ऐसा क्या है? इस जगह में आइए देखते हैं। इस वीडियो में इस एरिया को दी डेविल्स सी, डेविल्स ट्रायंगल या फिर ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल की एक खास बात यह भी है कि यह बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये दोनों ट्रायंगल्स ऐसी पोजीशन पर है कि हमारी जमीन की 25th पैरेलल लाइन इन दोनों को एक ही जगह से कट करती है। इस एरिया के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर है कि यहाँ पर बहुत सी शिप और हवाई जहाज हमेशा के लिए गुम हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी वजह से जापानीज सरकार ने इस सारे एरिया को शिपिंग के लिए डेंजर जोन भी डिक्लेयर किया। वैसे तो जापानीज कल्चर में इस एरिया के बारे में हजारों साल पुरानी कहानियां भी है जिनमें यह बताया गया है कि यहाँ समंदर के नीचे कोई ड्रैगन जैसा जानवर रहता है और इसीलिए यह ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से भी मशहूर हुआ। ये एरिया तब लाइमलाइट में आया जब अगस्त 1945 में जापानीज एयर फोर्स का एक जहाज टोक्यो के साउथ में फिलीपींस से गुजर रहा था कि अचानक उसने कंट्रोल टावर को एक अजीब सा मैसेज भेजा कि आसमान अजीब सा हो रहा है, आसमान खुल रहा है। ये आसमान को क्या हो रहा है? और ये इस पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद कंट्रोल टावर का इस जहाज से संपर्क कट गया और ये जहाज दोबारा कभी नहीं मिला। इसके बाद भी इस एरिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं ये होती रही। 1952 में जापानीज सरकार ने एक मिलिट्री शिप को इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, लेकिन ये शिप भी यहां पर गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं मिली। इस शिप पर 31 रिसर्चर्स थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। जापानीज गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ये शिप शायद अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से तबाह हुई है, लेकिन इस शिप का कोई मलबा नहीं मिला। उस वक्त जापान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने इस एरिया का मैप छापा और बताया कि 1945 से 1950 के बीच यहां पर 9 से ज्यादा शिप गायब हो चुके हैं। 4 जनवरी 1955 को एक जापानीज शिप शिन्यो मारू जापानीज आइलैंड मिकुरा जिमा के पास से गुजर रही थी कि उसका भी कंट्रोल टावर से रास्ता कट गया। खैर 12 दिन बाद ये शिप मिल तो गई, लेकिन इस शिप पर सवार लोगों को कोई आइडिया नहीं था और इस शिप पर मौजूद कुछ लोगों ने कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स भी दी जो कभी वेरीफाई नहीं हो सकी। बट ये एरिया अब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनने लगा। 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एरिया को दी डेविल्स सी का नाम दिया। फिर इस एरिया पर बहुत सी मूवीज भी बनी जैसे गॉडजिला और रेगो वगैरह, लेकिन अब यहीं पर एंट्री होती है। एक और अमेरिकन राइटर लैरी कुश ने एक बुक पब्लिश की बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सोल्व। इस किताब में उन्होंने इस डेविल्स या ड्रैगन्स ट्रायंगल का भी जिक्र किया और लैरी ने जापानी सरकार के ऑफिशियल्स को खत लिखे ये जानने के लिए कि क्या वाकई जापानी सरकार ने कोई ऐसा एरिया डेसिग्नेटेड किया हुआ है जहां से शिप्स को नहीं गुजरने दिया जाता। लेकिन जब जापानी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो कोई डेविल सी है, ना कोई ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है, लैरी ने पूछा कि फिर आपने इस एरिया को डेंजर जोन क्यों कहा हुआ है और जहाजों को इधर गुजरने से क्यों मना किया हुआ है। साथ ही में इन्होंने ये भी जानना चाहा कि जिन शिप्स का जिक्र चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब में किया था उनकी हकीकत क्या है। जब जापानीज गवर्नमेंट का जवाब आया तो वो चार्ल्स बर्लिट्स की बातों के बिल्कुल ऑपोजिट था। जापानीज सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो कोई डेविल सी है, ना कोई ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है। लैरी ने पूछा कि फिर आपने इस एरिया को डेंजर जोन क्यों कहा हुआ है और जहाजों को इधर गुजरने से क्यों मना किया हुआ है। तो इसके जवाब में जापानीज गवर्नमेंट ने जो डेंजर जोन शेयर किया वो सिर्फ 10 मील का एक एरिया था जो इस जापानीज आइलैंड के पास था। इस डेंजर जोन की वजह यह थी कि यहां पर कुछ अंडर वाटर वोल्केनोज थे और कुछ जगहों पर पानी के नीचे नुकीले पत्थर थे जिससे टकराने की वजह से शिप्स डूब जाते थे। इसी तरह वो जो 9 समुद्री जहाज यहां पर गुम हुए थे उस पर जापानीज सरकार ने कहा कि वो सब कोई बड़े समुद्री जहाज नहीं बल्कि छोटी मोटी शिप्स थी और पर जब ये शिप्स लापता हुई थी तब यहां पर जबरदस्त तूफान आया हुआ था, जबकि चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब में लिखा था कि ये शिप्स जब लापता हुई तो समुद्र में कोई तूफान नहीं था। तो चार्ल्स बर्लिट्स के दावों और जापानी सरकार के जवाब में बहुत फर्क था और ऑफिशियली कोई सरकार या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया को डेंजर जोन नहीं मानती है
और यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते भी है उनकी एक बड़ी वजह यहाँ का एक्सट्रीम वेदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बरमूडा ट्रायंगल की तरह ये ड्रैगन ट्रायंगल भी फैक्ट से ज्यादा फिक्शन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।